बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर हमको कहना हो किसी से, जैसे हम किसी से मिलते जुलते हैं तो सबसे पहले तो सलाम मुसाफ़ा करते हैं। तो सलाम को तो हर कोई जानता है, चाहे वो किसी कास्ट का, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। ठीक है, अगर हम मुसलमान हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं, जिसका मतलब होता है सलामती हो तुम पर, अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। ये हमारा सलाम होता है। ठीक इसी का उल्टा जवाब भी होता है, बस इसमें वह का इजाफ़ा हो जाता है, यानी और लगा करके बोलेंगे, यानी तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। ये सलाम का जवाब और सलाम का मतलब होता है। ठीक है, हम उसके बाद किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? आपके हाल कैसे हैं, या आपके हाल क्या हैं, या आपकी तबीयत कैसी है। ये सब हम लोग अपने ज़ुबान में पूछते हैं, बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर अरबी में हमको पूछना हो तो हम कैसे बोलेंगे? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इसी तरीके के कुछ जुमले लेकर के आए हैं, जिसमें हम किसी से सवाल और जवाब करते हैं। अगर आप वीडियो को देखेंगे पूरा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे हम कहते हैं कि आपके हाल कैसे हैं। अब ये कहने के कितने तरीके हैं, किस किस तरीके से लोग बोलते हैं और आप बोल सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बतलाऊँगा। कहना हो कि आपके हाल कैसे हैं तो हम कह सकते हैं कैफ़ हालिक। कैफ़ हालिक, कैफ़ का मतलब होता है कैसे, और हालिक का मतलब होता है आपके हाल। हाल को अरबी में हाल ही बोलते हैं, और इसमें जो क का इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब होता है आपका। तो अगर कहेंगे आपके हाल कैसे हैं तो हम कह सकते हैं कैफ़ हालिक। कैफ़ हालिक यानी आपके हाल कैसे हैं। दूसरा तरीका है कहने का, आपके हाल कैसे हैं। कैफ़ हालुकी। कैफ़ हालुकी, कैफ़ का मतलब कैसे, और हालुकी का मतलब तुम्हारे हाल। अब यहाँ पे हालुकी आया है, पीछे हालुक आया था। ठीक है, या हालिक, हालिक भी कह सकते हैं, हालुक भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हालुकी आया है, ये हालुकी अल्फाज जो होता है, जो की इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब होता है तुम्हारी, यानी ये फीमेल के लिए, औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर मर्द को कहना हो तो कहेंगे कैफ़ हालुक या कैफ़ हालिक। वही अगर औरत को कहना हो तो कहेंगे कैफ़ हालुकी, यानी आपके हाल कैसे हैं। दूसरा है आप सबके हाल कैसे हैं। जैसे हम जाते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, तो हम बारी बारी तो किसी से पूछेंगे नहीं, इसलिए हम जैसे जाते हैं एक साथ, अगर 10 आदमी, 50 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी, कितना हो बैठे हों, वहाँ पे हम एक बार कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी सबके लिए वो हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या कहेंगे, सलाम करने के बाद हम कहेंगे कैफ़ हालुकुम। कैफ़ हालुकुम। अब वहाँ पे 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, 10 आदमी हो, जितने भी हो, वो सबके लिए हो जाएगा। तो कैफ़ का मतलब कैसे हो गया, हाल का मतलब हाल होता है, लकुम का मतलब होता है आप सब। लकुम का मतलब होता है आप सब, तुम सब। ठीक है, तो अगर कहेंगे आपके आप सबके हाल कैसे, यानी कई आदमी है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कैफ़ हालुकुम, यानी आप सबके हाल कैसे हैं। हाल कैसे, वही अगर सिर्फ पूछना हो हाल कैसे हैं, हाल कैसे हैं, तो हम कहेंगे कैफ़ हाल। कैफ़ हाल यानी हाल कैसे हैं। कैफ़ का मतलब कैसे हैं, और हाल को अरबी में हाल ही बोलते हैं। तो ज़्यादा लोग कैसे हैं कहते हैं, कैफ़ हालुक कहते हैं, या कैफ़ हालिक कहते हैं, या कैफ़ हाल कहते हैं। इसी को बोलने के लिए बहुत से लोग कैफ़ल हाल कहते हैं। तो कैफ़ल हाल कैसे, कैफ़ अल हाल अरबी में लिखा जाता है अल हाल। ठीक है, तो वही कहेंगे कैफ़ हाल या कैफ़ल हाल, उसी को बोलते हैं, यानी हाल कैसे हैं। हाल कैसे हैं, कैफ़ल हाल, कैफ़ हाल, कैफ़ हाल या कैफ़ल हाल। बोलने के लिए कई तरीके से लोग बोलते हैं, तो कैफ़ हाल, कैफ़ल हाल, इस तरीके से लोग बोलते हैं, तो यानी हाल कैसे हैं। ठीक, अब इस पर क्या है, आदमी क्या कहेगा, किसी भी तरीके से आप पूछेंगे कैफ़ हाल, कैफ़ल हाल, कैफ़ हालुकी, कैफ़ हालुकुम, तो आदमी क्या कहेगा, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है। हिंदी में ये या उर्दू में इस तरीके से जवाब देगा। अरबी में कहना होगा तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह तय्यब। अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है। अब अच्छा है के लिए तय्यब, ज़ैन, कोइस, तमाम, जितने भी अल्फाज हैं आदमी इसमें इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तय्यब, या अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन, या अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, या अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह एहसन, यानी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो आपको जानकारी होगी, आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है, बेहतर है,
अब एक अल्फाज है बेहतर है अच्छा है, हम लोग कहते हैं ना बेहतर है अच्छा है। जैसे हम किसी के पास जाते हैं, पूछते हैं आपके हाल कैसे हैं, तो अगर आदमी बीमार रहता है, बीमारी से बाहर निकल आया है, तो क्या कहेगा? अहसन। अहसन यानी बेहतर है। अहसन का मतलब बेहतर है अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा है के लिए हमने पीछे बताया कि कोई, ज़ैन, तमाम, ये जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अहसन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अहसन को अगर कहना हो कोई सामान बेहतर है, कोई हाल बेहतर है, तबीयत बेहतर है, तो वहाँ पे अहसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा है, वहाँ पे भी ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ज़ैन हो, एहसन हो, ये जो भी अल्फाज है मैंने पीछे बता दिया, वो सब में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है अच्छा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ अल्फाज आ गया, अब एक मज़बूत। मज़बूत को अरबी में मज़बूत ही कहते हैं, हम लोग हिंदी या उर्दू में मज़बूत कहते हैं ना, अरबी में भी मज़बूत कहते हैं। लेकिन मज़बूत का मतलब क्या होता है? बेहतर है अच्छा है, ठीक है। और कोइस का, ज़ैन का, अहसन का सब कब। लेकिन यहाँ पे मज़बूत को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और अहसन और ये सब को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये मैं यहाँ पे कन्फर्म करता हूँ। ये जो मज़बूत है, जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं ना कि कोई, मान लीजिए कोई चीज़ रस्सी बांधना हो, तो आदमी कहता है कि मज़बूती से बांधना। क्या कहता है? मज़बूती से बांधना, यानी अच्छे से बांधना, बेहतरीन से बांधना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब के लिए हम मज़बूत का इस्तेमाल करेंगे। अब किसी का तबीयत ख़राब है, हम पूछेंगे कैफ़ हाल, तो वहाँ पे आदमी नहीं कहेगा मज़बूत, वहाँ पे मज़बूत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे अहसन का इस्तेमाल करेंगे, कोइस, ज़ैन, तमाम, ये सब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बेहतर। एक और अल्फाज होता है मुमताज़। मुमताज़ यानी कोई चीज़ हम देख रहे हैं, किसी से पूछते हैं ये कैसा है, तो आदमी कह सकता है मुमताज़। मुमताज़ यानी बहुत अच्छा है, ठीक है। मुमताज़ का मतलब होता है अच्छा है, बेहतर है। मुमताज़ यानी ये जितने अल्फाज, इसमें कुछ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया था, अलग अलग जगह पे। जैसे मैंने मज़बूत को बता दिया, जैसे हम काम करते हैं कपड़ा का, ठीक है। वहाँ पे कितने कस्टमर आते हैं, कोई सामान देखते हैं कि हाँ ये सामान काम कर दिया, हम कहते हैं कर दिया। तो जब देखता है तो अच्छा हुआ रहता है, तो आदमी कहता है मज़बूत। मज़बूत यानी बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो मज़बूत को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और अहसन और ये ज़ैन, तमाम को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैंने वाज़ेह कर दिया। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। बेहतर है अच्छा है के लिए मुमताज़ का भी मैंने पीछे बता दिया कि मुमताज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सामान है, मान लीजिए ये एक फूल का गुलदस्ता है या कोई भी चीज़ है, वहाँ पे हम किसी से पूछते हैं कि ये कैसा है, तो आदमी कह सकता है मुमताज़। मुमताज़ यानी अच्छा है। यह कपड़ा कैसे, जैसे यह कपड़ा कैसे है, तो आदमी कहेगा कैफ़ हाज़ा गुमास। कैफ़ हाज़ा गुमास यानी गुमास का मतलब कपड़ा होता है, कैफ़ का मतलब कैसा या कैसे, और हाज़ा का मतलब होता है यह या इस। तो इस कपड़ा, तो आदमी कहेगा नहीं, इसको ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो कहेंगे कैफ़ हाज़ा गुमास। इसका तर्जुमा कोई भी करेगा तो यह कपड़ा कैसा है, यह कपड़ा कैसा है, ठीक है। या इस कपड़े को देखो कैसा है, इस तरह से आदमी कहता है। तो अरबी में कह सकता है कैफ़ हाज़ा गुमास यानी कपड़ा कैसा है, यह कपड़ा कैसा है। यह काम कैसा है, अगला है यह काम कैसा है। अगर कहना हो यह काम कैसा है, तो कह सकते हैं कैफ़ हाज़ा शुगुल, कैफ़ हाज़ा शुगुल। लेकिन यही कहना हो कि यह काम कैसे किया या कैसा किया, किस तरह से किया, ठीक है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कैफ़ सवी हाज़ा शुगुल। कैफ़ सवी, कैफ़ का मतलब कैसा होता है, और सवी का मतलब करना होता है या किया होता है, और हाज़ा का मतलब यह या इस होता है, शुगुल का मतलब काम होता है। तो यह काम कैसे किया या इस काम को कैसे किया, ये दोनों इसका मतलब होगा। इस काम को कैसे किया या यह काम कैसे किया, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कैफ़ सवी हाज़ा शुगुल। अब इसमें जो भी अल्फाज हैं कैफ़ सवी हाज़ा शुगुल, इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे हाज़ा शुगुल कैफ़ सवी या सवी हाज़ा कैफ़ शुगुल, ठीक है। यानी शुगुल हाज़ा कैफ़ सवी आगे पीछे करके बोला जा सकता है, तर्जुमा सेम होगा। अब आपका सेहत कैसा है। हम किसी के पास जाते हैं, कोई बीमार है, दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे माँ बाप, कोई भी है, हम उसके पास जाते हैं तो पूछते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है या अब आपका सेहत कैसा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे अलान कैफ़ सेहतिक। अलान का मतलब अब होता है या अभी होता है।
कैफ का मतलब कैसा, सेहतिक, सेहत को अरबी में सेहत ही बोलते हैं हम लोग, हिंदी उर्दू में सेहत कहते हैं ना, ये आपकी सेहत कैसी है, तो अरबी में भी सेहत को सेहत ही बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कहेंगे आपकी सेहत तो सेहतिक, सेहतिक, सेहत का मतलब सेहत, और इसमें जो आखिरी में क का इस्तेमाल किया जाता है उस क का मतलब होता है आपका या तुम्हारा। तो तुम्हारा सेहत कैसा है या आपका सेहत कैसा है तो कह सकते हैं कैफ सेहतिक। लेकिन अगर कहना हो अब आपका सेहत कैसा है तो कहेंगे अलान कैफ सेहतिक, या अलान के जगह पे आप अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मेरा सेहत अच्छा है, अब मेरा सेहत अच्छा है। जैसे हमारे एक दोस्त ने हमसे मिला, ठीक है, तो वो कुछ दिन पहले बीमार थे, हमने उससे पूछा, ठीक है, तो उनसे हमने पूछा कि अलान कैफ सेहतिक, अलान कैफ सेहतिक, उन्होंने सीधा साधा जवाब दिया अहसन, बस अहसन बोल दिया। अहसन का मतलब बेहतर है, लेकिन अगर आदमी पूरा पूरा बोलना चाहे तो कहेगा अलान सेहती अहसन, अलान सेहती अहसन। हमने यहाँ पे जुमला पूरा बना दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अलान का मतलब अब हो गया, सेहती का मतलब होता है मेरा सेहत। अब यही सेहतिक मैंने पीछे बताया सेहतिक, तो सेहतिक का मतलब हो गया तुम्हारा सेहत, और सेहती का मतलब हो गया मेरा सेहत। यानी आखिरी में क लगा देंगे तो तुम्हारा सेहत हो गया, और क को हटा देंगे सिर्फ सेहती कहेंगे तो मेरा सेहत हो गया, ठीक है। तो अलान सेहती अहसन, अब मेरा सेहत अच्छा है, ठीक है, बेहतर है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। हम शॉर्टकट में चाहें तो कह सकते हैं अहसन, जैन, कोइस, तमाम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा सेहत अच्छा है, अलान सेहती अहसन। क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई, क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई तो कहेंगे हल अंत इजाज़त हसल, हल अंत इजाज़त तहसल, तहसल। यहाँ पे अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, होता है हसल, अहसल, तहसल, ये अल्फाज होते हैं। अब ये सब का मतलब क्या होता है, हसल का मतलब मिल गया, अब किसे मिल गया, किसको मिल गया, यहाँ पे इससे जाहिर नहीं होता है, नहीं मालूम चलता है कि इससे किसको मिल गया। तो वहाँ पे हम कहेंगे अहसल यानी मुझे मिल गया, अहसल यानी मुझे मिल गया, तहसल यानी तुम्हें मिल गया। यानी अ का इस्तेमाल शुरू में करेंगे तो अपने लिए हो गया, और त का इस्तेमाल करेंगे शुरू में तो वो सामने वाले के लिए हो गया, ठीक है। तो तहसल कहेंगे मतलब तुमको मिल गया, अहसल कहेंगे तो मुझको मिल गया। तो कहेंगे हल अंत इजाज़त तहसल, हल अंत इजाज़त तहसल। अगर चाहेंगे तो को हटा भी सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको तो मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अरबी लोग बोलते हैं, बात करते हैं तो आपस में इसी तरीके से बात करते हैं, वो तहसल अहसल। और हम लोग आपस में बात करते हैं तो बस सीधा साधा जानते हैं हसल, हसल का मतलब मिलना, लेकिन किसे मिला ये नहीं बताते हैं, ठीक है। उसको हम अलग से बोलते हैं, कैसे, हल अंत इजाज़ा हसल, हल अंत इजाज़ा हसल, यानी क्या तुमको छुट्टी मिल गई, या कहेंगे हल अना इजाज़ा हसल, क्या मुझे छुट्टी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, हल अंत इजाज़त हसल यानी क्या तुमको छुट्टी मिल गई, लेकिन वही अपने को कहना हो कि क्या मुझे छुट्टी मिलेगी तो सेम यही अल्फाज बोलेंगे, बस यहाँ पे हम कहेंगे अंत को हटा करके अना लगा देंगे। तो कहेंगे हल अंत इजाज़ अहसल, अहसल, हल अंत इजाज़ अहसल, यानी अपने लिए बोलेंगे तो हल अंत इजाज़ अहसल, और सामने वाले के लिए बोलेंगे तो हल अंत इजाज़त अहसल। अपने लिए अना का इस्तेमाल करेंगे, गैर के लिए अंत का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसे पूछता है कि क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई तो कहेगा अरबी में हल अंत इजाज़त हसल, हल अंत इजाज़त तहसल। तो हम कह सकते हैं आइमा, बस आइमा कह देंगे तो मतलब हो गया हाँ मुझे छुट्टी मिल गई। आइमा हम कह दिए तो हाँ हो गया, यानी हाँ, या इसमें पूरा सेंटेंस आकर के समा गया। तो हाँ कह सकते हैं, या कह सकते हैं अना इजाज़ा हसल, अना इजाज़ा हसल। तो हम अगर पूरा भी बोलना चाहेंगे तो यहाँ पे आइमा का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, इसलिए कि पहले हाँ बोलेंगे, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई, तो कहेंगे आइमा अना इजाज़ा हसल, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई। अगर कहना होगा कि नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिली तो आइमा की जगह पे आप ला का इस्तेमाल कर देंगे, ला अना इजाज़ा हसल, यानी नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिली, ला अना
इजाज़ा मा हस्सल, मा अहस्सल, मा अहस्सल। माँ का मतलब नहीं होता है, देखिए कहीं पे माँ का मतलब नहीं भी होता है, कहीं पे माँ का मतलब क्या भी होता है। यहाँ सब सेंटेंस हम लिख करके नहीं बताते हैं, कुछ बोल करके ही बताते हैं, इसलिए कि सेंटेंस जुमले लिखे जाते हैं, उसके बाद से जब वीडियो बनाया जाता है तो उस वक्त कुछ कुछ ज़ुबान पे आ जाते हैं, उससे मिलते जुलते अल्फाज, तो आदमी बोल करके बतला देता है। ठीक, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई, तो कह सकते हैं आई व अना इजाज़ा अहसल। लेकिन अगर छुट्टी नहीं मिली है तो कह सकते हैं ला अना इजाज़ा मा अहसल, ला अना इजाज़ा मा अहसल, नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिली। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है लेकिन तुम कब वापस आओगे, लेकिन तुम कब वापस आओगे, तो कहेंगे लाकिन इन तमीता रज्जा तीजी। देखिए ईजी को तो सब लोग जानता है, ईजी का मतलब होता है आना, ठीक है, लेकिन तीजी का मतलब होता है तुमको आना। भी ईजी कहेंगे तो ईजी कौन आया, है ना, ये ईजी बीजी तीजी ये अल्फाज आता है। ठीक है, तो ईजी का मतलब, अब कोई कहता है आपको कि ताल ताल, तो आपको क्या कहना है, वो कहता है ताल यानी आओ, तो आप कह सकते हैं जाय जाय, जाय कह देंगे मतलब आया, जाय का मतलब हो गया आया, मैं आया, जाय जाय कहेंगे तो आया। लेकिन अब वही कहेंगे ईजी, तो ईजी का मतलब होता है मैं आया। ठीक है, वही अगर शुरू में ई का हटा करके ती लगा देंगे तीजी, तो तुम आए, तीजी का मतलब तुम आए। बीजी ये अल्फाज, अगर इस तरीके का अल्फाज आप अगर सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बोलने में कोई दिक्कत और समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ईजी तीजी बीजी, ईजी का मतलब होता है मैं आया, तीजी का मतलब होता है तुम आए, बीजी का मतलब होता है साथ आए। ठीक है, साथ आए बीजी। तो लेकिन तुम वापस कब आओगे, तो कह सकते हैं लेकिन इन तमीता रज्जा तीजी, यानी तुम कब वापस आओगे। लाकिन को अरबी में हम लोग हिंदी उर्दू में लेकिन बोलते हैं, अरबी में लाकिन बोलते हैं। इन तक का मतलब तुम हो गया, पीछे मैंने बता दिया, अगर सामने वाले को बोलेंगे तो शुरू में तो का इस्तेमाल कर देंगे, जैसे हमने बताया तहस्सल, तहस्सल यानी तुमको मिला। ठीक है, तो उसी के तरीके से तीजी, तीजी का मतलब तुम आओगे, तीजी का मतलब तुम आओगे। तो लाकिन इन तमीता रज्जा तीजी, लेकिन तुम वापस कब आओगे, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन तुम वापस कब आओगे, इस दूसरा तरीका भी है ना, आप चाहें तो उसको सीधे सीधे बोल सकते हैं, लाकिन इन तमीता रज्जा ईजी, लाकिन इन तमीता रज्जा ईजी, इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन तुम वापस कब आओगे। ठीक है, तीजी को आप अगर समझ में नहीं आता तो तीजी को इस्तेमाल ना करें, ईजी बोलें, साफ साफ सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा अल्फाज है ईजी, इसी को लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन जो लोग सीखे हुए हैं, ज़्यादा जानकारी है, वो लोग यही सब तीजी बीजी ईजी इस तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया सौवी, सौवी का मतलब करना, असौवी यानी मैं करूँगा, सौवी तसौवी यानी तुम करोगे। तो एक भाई ने हमें वैसे फ़ोन करके कहा कि भाई ये सौवी असौवी तसौवी आप बताते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो नहीं समझ में आता है तो उसी तरीके से आप सिर्फ सौवी का इस्तेमाल करें, सौवी का मतलब करो, कौन किया, वहाँ पे अना का इस्तेमाल करें, अना सौवी यानी मैं किया, इन तसौवी यानी तुम किए। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसी तरीके से इन तईजी अना ईजी, इस तरीके से बोल सकते हैं। इन तईजी यानी तुम आए, अना ईजी यानी मैं आया। ठीक है, हमारा काम है बताना, मैंने बता दिया, यानी जितने तरीके से जिस तरीके से लोग बात करते हैं उस तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, तो आदमी कहेगा मैं 2 महीने के बाद आऊँगा, मैं 2 महीने के बाद आऊँगा, तो कहेंगे अना ईजी बाद शहरैन, अना ईजी बाद शहरैन या बादैन शहरैन, बादैन शहरैन भी कह सकते हैं, बाद शहरैन भी कह सकते हैं। बाद को हम लोग हिंदी उर्दू में बाद बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, बाद 2 होता है और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। एक होता है बाद, बा ऐन और दाल, बाद का मतलब बाद होता है यानी लेट होता है, देर होता है, और एक होता है बाद, बा ऐन और ज्वाद, बाज, तो लोग इसको भी बाद ही बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है दीगर यानी दूसरा, है ना, कहते हैं ना बाज शख्स कहते हैं ना, बाज शख्स यानी दूसरा आदमी, गैर शख्स भी कहते हैं, बाज शख्स भी कहते हैं, तानी शख्स भी कहते हैं, यानी दूसरा आदमी या दूसरा सामान है, वहाँ पे भी बाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या बाज मौका, बाज वक्त ऐसे बोलते हैं। और एक होता है बाद, तो बाद का मतलब लेट और देर होता है। जैसे मैं 2 महीने बाद आऊँगा, मैं 2 महीने बाद आऊँगा, तो कह सकते हैं अना ईजी बाद शहरैन। अब अना का मतलब मैं हो गया, ईजी का मतलब आऊँगा, मैं आऊँगा, बाद का मतलब लेट से या देर से, और शहरैन यानी 2 महीने, यानी 2 महीने की देरी से
मैं आऊँगा, 2 महीने बाद आऊँगा या 2 महीने से के बाद आऊँगा, इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई है तो उसको भी आप हमें लिख कर के बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में हमको बहुत वक्त लग गया, इसलिए कि मैं अभी सऊदी अरब से इंडिया में आ चुका हूँ। मैं इंडिया के लोकेशन में आया तो हमारा यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गया लोकेशन बदलने की वजह से, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। तो जो पहले का बना हुआ वीडियो था उसी वीडियो को मैं अपलोड कर रहा था, और मैंने आज जो वीडियो अपलोड किया है वो चैनल को दुरुस्त करने के बाद, और ये आज फिर से ये दूसरा मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है कि हमको इस सवालों का जवाब अरबी में चाहिए तो आप लिख करके कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाअल्लाह उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक एक लफ्ज़ का मतलब बताऊंगा और किस तरीके से हम किसी से बात करते हैं, किसी की बातों को कैसे समझेंगे, ये मैं बताने वाला हूं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप न कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तो कहेंगे अना रोह मरकज़ शुरता। अना रोह का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ, ठीक है। ये जितने अल्फाज आते हैं वहाँ पे हम अना रोह का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो अगर हमको कहना है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, या मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, या मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा, ठीक है। ये जितने भी है इस सबको अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे अना रोह का इस्तेमाल करेंगे। और मरकज़ शुरता का मतलब होता है, मरकज़ का मतलब होता है थाना या कोई भी जगह है, उसको जैसे इंग्लिश में सेंटर कहते हैं उसी तरह से अरबी में मरकज़ कहते हैं। और शुरता का मतलब होता है पुलिस। तो अगर कहना हो कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ या मैं थाने जा रहा हूँ, तो हम कहेंगे अना रोह मरकज़ शुरता। अना रोह मरकज़ शुरता मतलब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ या पुलिस स्टेशन जाऊँगा या जाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला जुमला है मेरा कफ़ील से झगड़ा हो गया। मेरा कफ़ील से झगड़ा हो गया या मुझको कफ़ील से झगड़ा हो गया। इस तरीके से अगर कहना हो तो कह सकते हैं अना कफ़ीली। अना कफ़ीली यानी मेरा कफ़ील। अना का भी कह सकते हैं या सिर्फ़ कफ़ीली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे अना कफ़ीली मिन जिंजाल सौवी। अना कफ़ीली यानी मेरा कफ़ील, मिन जिंजाल मतलब से झगड़ा, असौवी मतलब मुझे हो गया। असौवी देखिए ये कई अल्फाज हैं, सौवी, असौवी, तसौवी, इस तरीके से बोलते हैं। तो असौवी का मतलब होता है कि मैं करूँगा या मैंने किया या मुझसे हो गया, ठीक है। सौवी का मतलब किया या करूँगा या करता हूँ या हो जाएगा या बना दूँ के लिए सौवी का इस्तेमाल करते हैं। और वही अगर तसौवी कहेंगे तो ये सामने वाले के लिए हो गया, यानी तुम करोगे या तुम बनाओगे या तुमसे हो जाएगा, इस तरीके से कहते हैं। मान लीजिए कोई काम करना है तो आदमी कहता है ये कर सकते हो, तो कहेंगे इन तसौवी यानी तुम कर सकते हो, इसको भी कह सकते हैं। या इन तिकदर भी कह सकते हैं। तिकदर का मतलब भी होता है तुम कर सकते हो, ठीक है। तो कई ऐसे अल्फाज हैं कि कई जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम आदमी जानता है कि एक अल्फाज को इसका मतलब सिर्फ ये होता है। जैसे सौवी, सौवी का मतलब करना होता है, ठीक है। लेकिन सौवी का मतलब बनाना भी होता है। कोई चीज़ बनाना है तो भी कहेंगे सौवी, और करना है तो भी कहेंगे सौवी, ठीक है। या दूसरा है कि अगर कोई काम आपसे कोई आदमी आता है करवाने, तो पूछता है कि ये काम कर सकते हो, कर लोगे, तो वहाँ पे भी आदमी कहेगा इन तसौवी यानी तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तुम बना दोगे, ठीक है। इसका मतलब या तुम करो या तुम बनाओ, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है। तो कहना है कि मेरा कफ़ील से झगड़ा हो गया, तो कहेंगे अना कफ़ील मिन जिंजाल सौवी। अना कफ़ील यानी मेरा कफ़ील, मिन जिंजाल, जिंजाल का मतलब झगड़ा को जिंजाल कहते हैं। जैसे झगड़ा होता है ना तो अरबी में उसको जिंजाल कहते हैं। जिंजाल का मतलब झगड़ा।
मेरा दोस्त डॉक्टर है, मेरा दोस्त डॉक्टर है, मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा चचा डॉक्टर है या मेरा कफ़ील डॉक्टर है। जो कुछ भी अगर कहना हो आप यहाँ पे सिर्फ़ उसको चेंज करेंगे और डॉक्टर को वही रहेगा। अब या मेरा दोस्त इंजीनियर है, मेरा दोस्त कारपेंटर है, जो भी कहना हो आप इस तरीके से जुमले बोल कर के कह सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त डॉक्टर है कहना हो तो कहेंगे सदीक़ी फ़ी तबीब। सदीक़ी का मतलब होता है मेरा दोस्त और फ़ी का मतलब है और तबीब का मतलब डॉक्टर। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। तो कहेंगे मेरा दोस्त डॉक्टर है तो कह सकते हैं सदीक़ी फ़ी तबीब या अना सदीक़ फ़ी तबीब। अना सदीक़ भी कह सकते हैं। अना सदीक़ का मतलब, अना का मतलब मेरा, सदीक़ का मतलब दोस्त और फ़ी तबीब, फ़ी का मतलब है और तबीब का मतलब डॉक्टर। तो मेरा दोस्त डॉक्टर है तो इसको कहना होगा तो कह सकते हैं सदीक़ी फ़ी तबीब। अब अगर आपका दोस्त इंजीनियर है तो आप वहाँ पे कहेंगे अना सदीक़, अना सदीक़ यानी मेरा दोस्त फ़ी मुहंदिस। फ़ी मुहंदिस, मुहंदिस का मतलब इंजीनियर होता है या कोई अच्छा कारीगर है उसको भी मुहंदिस कह सकते हैं, ठीक है। या इंजीनियर है जो पढ़ कर के इंजीनियर बना है उसको भी मुहंदिस कहते हैं। तो मेरा दोस्त डॉक्टर है या मेरा दोस्त इंजीनियर है या मेरा दोस्त कारीगर है, जो भी कहना हो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अब दोस्त की जगह पे अगर भाई है, बाबा है, जो भी है, कफ़ील है तो उसका नाम ले सकते हैं। मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए। मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए। अब 1 महीने की छुट्टी चाहिए, 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, यानी जितने महीने की छुट्टी चाहिए ये आपको बोलने के लिए सबसे पहले काउंटिंग को याद करना पड़ेगा कि काउंटिंग को अरबी में कैसे बोलते हैं। जैसे 1 है, 1 को वाहिद कहते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले कम से। जैसे 1 पाव हम लोग बोलते हैं ना, चौथाई हिस्सा, तो चौथाई हिस्सा को रूबा कहते हैं। चौथाई हिस्सा को रूबा कहते हैं। अब 1 का जो आधा होता है उसको नूस कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बतला दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको कहना है मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए तो 2.5 को अरबी में कैसे बोलेंगे। ये जुमला एक भाई ने हमें कमेंट्स करके 2-3 जुमले बोले हैं, बताए हैं कि इसकी अरबी बता दीजिए, ठीक है। तो मैं ये वीडियो में उनको बतला रहा हूँ। अगर वो भाई वीडियो देखेंगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख करके भेजिएगा कि हाँ मैंने वीडियो देखी और हमको हमारे जुमले का जवाब मिल गया, ठीक है। तो कहना हो मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए तो कह सकते हैं इब्गा इजाज़ा शहरैन नूस। इब्गा इजाज़ा शहरैन नूस। इब्गा का मतलब चाहिए, मुझे चाहिए। इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। शहरैन का मतलब 2 महीना होता है। शहरैन का मतलब 2 महीना और नूस का मतलब आधा। 2 महीना और आधा मिलकर कितना होगा? 2.5। जैसे कहते हैं 2 और आधा मिलकर कितना होता है? 2.5। तो 2.5 को अरबी में कहेंगे शहरैन नूस। अब वाहिद नूस कहेंगे तो 1.5 हो गया, ठीक है। तलाता नूस कहेंगे तो 3.5 हो गया। अरबा नूस कहेंगे तो 4.5 हो गया। तो अब जितना भी कहना होगा कह सकते हैं। शहरैन का मतलब होता है 2 महीना। 1 महीने को शहर कहते हैं, 2 महीने को शहरैन कहते हैं, 3 महीने को तलाता शहर, अरबा शहर, जितना भी होगा आगे बढ़ते जाएंगे और बोलते जाएंगे। तो मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए। मैं क्या बोल रहा था कि आपको काउंटिंग याद होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख करके नहीं, बोल करके बता रहा हूँ कि 1 का चौथा हिस्सा जो होता है यानी 1 पाव, तो उसको कहेंगे रूबा। रूबा, अगर 1 पाव कहना है तो कहेंगे रूबा किलो, ठीक है। वही कोई चीज़ है तो उसको रूबा कहेंगे 1 पाव। जैसे हम दुकान में जाते हैं, मान लीजिए हमको खेप्सा ख़रीदना है तो कहते हैं रूबा खेप्सा। रूबा खेप्सा यानी रूबा, ठीक है। तो यानी आधा का आधा। वही कहना है कि हमको आधा चाहिए, हाफ़ प्लेट, तो कहते हैं नूस। नूस, नूस खेप्सा कहते हैं, ठीक है। वैसे मतलब कोई भी चीज़ खरीदना तो अगर 1 पाव खरीदना है तो रूबा कहेंगे और आधा किलो खरीदना है तो वहाँ पे नूस कहेंगे। वही अगर 3 पाव खरीदना है तो 3 पाव अगर कहना है या तीसरा हिस्सा कहना है तो रूबा नूस कहेंगे, यानी 3 पाव हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब 1 किलो है तो 1 किलो कहेंगे। किलो को अरबी में किलो को किलो ही बोलते हैं, ठीक है। अब अगर उससे ज़्यादा है तो वाहिद रूबा कहेंगे, यानी सवा हो गया। वाहिद रूबा सवा हो गया। वाहिद नूस यानी 1.5 हो गया, ठीक है। वाहिद रूबा नूस यानी 2.25 हो गया, ठीक है। और इत्नैन नूस, इत्नैन का मतलब हो गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से जितना आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। तो मुझे 2.5 महीने की छुट्टी चाहिए कहना होगा तो कह सकते हैं इब्गा इजाज़ा शहरैन नूस, इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया?
मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया। अगर आपका कफ़ील छुट्टी देने को बोल रहा है, फिर बाद में बोल दिया कि छुट्टी नहीं दूँगा, तो आप उसको पूछना चाहेंगे कि मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया, तो आप कह सकते हैं अतिनी लेशमा इजाज़ा। अतिनी यानी मुझे छुट्टी। अतिनी का मतलब मुझे, मेरा दो या मुझे दो होता है, ठीक है। मेरा दो कहना होगा या मुझे दो, तो कहेंगे अतिनी। अति का मतलब देना होता है और नी का मतलब मुझे या मेरा होता है। तो ये अतिनी का मतलब मुझे दो या मेरा दो, दोनों इसका मतलब होता है। लेश का मतलब क्यों होता है, माँ इजाज़ा। माँ इजाज़ा, माँ का मतलब नहीं और इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है, ठीक है। माँ का मतलब कई जगह क्या भी होता है, क्या के लिए भी माँ का इस्तेमाल करते हैं। तो अतिनी लेश माँ इजाज़ा यानी मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया। इस तरीके से अगर बोलना हो तो आप कह सकते हैं अतिनी लेशमा इजाज़ा, या अना आती भी कह सकते हैं। अगर अतिनी नहीं कहना आपको आता है, नहीं समझ में आता है, तो अना आती कह सकते हैं। अना आती यानी मुझे दिया, ठीक है। लेशमा क्यों नहीं, इजाज़ा मतलब छुट्टी। यानी आगे पीछे सेंटेंस को करके बोला जा सकता है, बोलने में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब सही एकदम सटीक बैठेगा कि मुझे छुट्टी क्यों नहीं दिया, तो आतिनी यानी मुझे दिया, लेशमा क्यों नहीं, इजाज़ा यानी छुट्टी, ठीक। इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो। मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझ पर गुस्सा हो। अगर इस तरीके का जो सेंटेंस है, जुमला है, अगर कहना हो तो हम कहेंगे अना फ़क्कर। अना फ़क्कर, देखिए फ़क्कर का मतलब सोचना होता है, ठीक है। फ़क्कर का मतलब सोचना, जैसे मैंने पीछे बताया कि सौवी का मतलब करना होता है, बनाना होता है। अगर कहना हो कि कर लोगे तो भी कहेंगे सौवी, कर सकते हो तो भी कहेंगे सौवी, बना सकते हो तो भी कहेंगे सौवी। तो उसी तरीके से फ़क्कर का मतलब सोचना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आदमी को अगर सस्पेंस है, कोई चीज़ आदमी सोच रहा है या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए या इस तरह करना चाहिए, तो वहाँ पे आदमी फ़क्कर का इस्तेमाल करेगा। यानी मुझे लगता है या मैं सोच रहा हूँ, ठीक। अब इसको देखिए बोलने का है, मैं सोच रहा हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, या मुझे लगता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तो कह सकते हैं इस तरीके से अना फ़क्कर यानी मुझे लगता है या मैं सोच रहा हूँ। इंत ज़ालान यानी तुम नाराज़ हो। इंत ज़ालान यानी तुम, इंत का मतलब तुम, ज़ालान का मतलब गुस्सा होता है, नाराज़गी होता है। तो इंत ज़ालान यानी तुम मुझसे, तुम नाराज़ हो। मिन अन्ना, मिन अन्ना। अब यहाँ पे देखिए एक अल्फ़ाज़ हमने लिखा है अन्ना। अन्ना या अना दोनों सेम है। बहुत से क्षेत्र में अन्ना बोलते हैं, बहुत से क्षेत्र में अना बोलते हैं। तो अन्ना हमने लिखा है तो ये गलत नहीं लिखा है। बहुत से क्षेत्र में, जैसे मैं रहता हूँ अल-हासा में, सऊदी अरब का, मैं ताइफ़ में गया तो ताइफ़ में वहाँ पे लोग अन्ना बोल रहे थे, ठीक है। तो अन्ना बोल रहे थे तो चूँकि मैं पहले से जानता था, इसलिए हमको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, मैं समझ गया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अन्ना बोलते हैं और अना भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर कहना हो कि मुझे लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो, या मैं समझ रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। अब यहाँ फ़हम का मतलब होता है समझना। समझने के लिए अगर कहना होगा तो फ़हम बोलेंगे, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। बोलने का लहज़ा देखिएगा। आदमी कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम नाराज़ हो, या मुझे लगता है कि तुम नाराज़ हो। या अगर हम कहते हैं मैं समझ रहा हूँ कि तुम नाराज़ हो, तो इसमें अलग है ना। तो समझने के लिए अगर कहना होगा यानी मैं समझ रहा हूँ, तो यहाँ पे फ़हम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अना फ़हम यानी मैं समझ रहा हूँ। इंत ज़ालान मिन अन्ना यानी तुम मुझसे नाराज़ हो। लेकिन अगर कहना है मुझे लगता है या मैं सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तो कह सकते हैं अना फ़क्कर इंत ज़ालान मिन अन्ना। दोस्तों, बताने में, समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए अगर हम अच्छे से समझा देंगे तो आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन हम जल्दी बोल कर के अगर बता देंगे तो एक ही वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को जो देखेंगे पूरा देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो लोग वीडियो देख लेते हैं और फिर हमको कमेंट्स करते हैं कि मैं वीडियो देखा लेकिन हमको समझ में नहीं आया। अगला है, कहना है कि आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी। आज स्कूल की छुट्टी
कितने बजे होगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्कूल को अरबी में मदरसा कहते हैं, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, हिंदी में विद्यालय कहते हैं, अरबी में उसको मदरसा कहते हैं, अरबी और उर्दू में मदरसा कहते हैं। तो आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी या आज मदरसे को की छुट्टी कितने बजे होती है। हम लोग अपने देश में तो मदरसा ही बोलते हैं, तो सारे लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हो सब लोग जानते हैं कि मदरसा को मदरसा बोलते हैं। ठीक है, तो अल-यौम मदरसा इजाज़ा कम सा, कम सा, अल-यौम मदरसा इजाज़ा कम सा, यानी आज, अल-यौम का मतलब आज होता है और मदरसा का मतलब मदरसा हो गया, इजाज़ा का मतलब छुट्टी, कम सा का मतलब होता है कितने बजे, कम सा का मतलब होता है कितने बजे। अगर सा मैंने लिखा है, आपको अगर कन्फ्यूजन होगी कि सा का मतलब क्या होगा, तो आप अरबी अगर जानते हैं तो अरबी का लिखावट देखिएगा, सा 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 का मतलब होता है घंटा, टाइम, वक्त। तो ठीक है, बोलते हैं, घड़ी को भी बोलते हैं। तो आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी, ठीक है। अब कितने बजे होगी या कब होगी, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। कितने बजे होगी अगर पूछना है तो कह सकते हैं अल-यौम मदरसा इजाज़ा कम सा, ठीक है, कम सा। लेकिन वही कहना है कि आज हम स्कूल की छुट्टी कब होगी, तो यहाँ पे कम सा नहीं कह कर इजाज़ा मीता, मीता कहेंगे। मीता का मतलब होता है कितना, मीता का मतलब होता है कब, ठीक है। तो आज स्कूल की छुट्टी कब होगी या कितने बजे होगी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अल-यौम मदरसा इजाज़ा कम सा, यानी आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी। या यही कहना है कि कब होगी, तो कहेंगे अल-यौम मदरसा इजाज़ा मीता। इस तरीके से बोल सकते हैं, आज स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है कि मैं 2 बच्चों को स्कूल से लाया हूँ। मैं बच्चों को, 2 बच्चों का, अब यहाँ पे 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, जितने भी हैं वहाँ पे आप काउंटिंग में, मैंने पीछे बताया काउंटिंग को आप याद कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं मैं 2 बच्चों को स्कूल से लाया हूँ या 5 बच्चों को लाया हूँ। अब एक अल्फाज है लाना और लेना। लाना और लेना में अंतर है। लाने को जिब कहते हैं और लेने को शील कहते हैं, ठीक है। तो शील का मतलब लेना भी होता है, उठाना भी होता है। जैसे कोई सामान रखा है, कहेंगे शील, शील यानी उठा लो, ठीक है, या ले लो, ठीक। और लाने को कहते हैं जिब। अब लाने का मतलब लाओ, लाता हूँ, ये जितने अल्फाज आते हैं, जैसे लाऊंगा, ला रहा हूँ, लाओ या लो, लाओ, तो इसको कहते हैं जिब, ठीक है। तो यहाँ हमारा जुमला क्या है, मैं 2 बच्चों को स्कूल से लाया हूँ, ठीक है। तो कहेंगे जिब अना इत्नैन बजूरा मिन मदरसा। बजूरा का मतलब होता है बच्चे को अरबी में बजूरा कहते हैं, तिफिल भी कहते हैं। तो आप चाहें तो तिफिल भी बोल सकते हैं या बजूरा भी बोल सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो आप बच्चा को बच्चा भी बोलेंगे तो अरबी लोग समझते हैं, ठीक है। तो कहेंगे जिब अना, जिब अना, पीछे मैंने अना अन्ना बतलाया था, तो अना भी बोलते हैं, अन्ना भी बोलते हैं। तो जिब अना इत्नैन, यानी जिब मतलब ला या अना मतलब मैं, इत्नैन मतलब 2, बजूरा मतलब बच्चा, मिन मदरसा यानी मदरसा से या स्कूल से, जैसे भी हम बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो मैं 2 बच्चे को स्कूल से लाया हूँ, तो कहेंगे जिब अना इत्नैन बजूरा मिन मदरसा या इत्नैन तिफिल। तो तिफिल कहेंगे तो इत्नैन कहेंगे तो इत्नैन तिफिल या इत्फाल कह सकते हैं, ठीक है। इत्फाल भी, इत्नैन इत्फाल भी कह सकते हैं या इत्नैन तिफिल भी कह सकते हैं। बजूरा मिन मदरसा या बच्चा मिन मदरसा कह सकते हैं। अगला है मैं बच्चों को लेकर घर पर जा रहा हूँ। मैं बच्चों को लेकर घर पर जा रहा हूँ, तो कहेंगे जिब अतफ़ाल। जिब अतफ़ाल, पीछे मैंने बजूरा बताया और यहाँ अतफ़ाल बता रहा हूँ। तो मैं बच्चों को लेकर, अब एक बच्चा है तो कहेंगे तिफिल, यानी तिफिल कह सकते हैं या बच्चा कह सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे हैं तब इसमें काउंटिंग नहीं है कि कितने हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जमा है अतफ़ाल। तो जिब अतफ़ाल मतलब लेकर बच्चों को, लेकर बच्चों कर। आरोह, आरोह मतलब मैं जा रहा हूँ। अला बेत का मतलब घर, अला का मतलब पर होता है, बेत का मतलब घर। तो कहेंगे मैं बच्चों को लेकर घर पर जा रहा हूँ, तो कह सकते हैं जिब अतफ़ाल आरोह अला बेत, यानी मैं बच्चों को लेकर घर पर जा रहा हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई है लिखने में या बोलने में तो हमें ज़रूर बताइएगा,
ताकि मैं दूसरे वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। अगर आप भी कोई काम करते हैं और उसमें अगर आपको कोई जुमले बोलने हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके बताइए कि इस चीज़ का आप हमें अरबी में बताइए कि इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे। अगर 1-2 जुमले होंगे तो मैं उसको कमेंट्स में लिख भी दूँगा और उसको अगले वीडियो में मैं बता करके भी बता दूँगा कि क्या चीज़ इसको कैसे बोलते हैं समझा करके। ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। सलाम अलैकुम।